Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all of you in unique pre-FSC online classes. My name is Dr. Danial and I am the head of Department of Biology in unique group of institutions. Hopefully आप लोग रोज़ डेली बेसिस के ऊपर ये लेक्चर सुन भी रहे होंगे और इसके अलावा बुक और यूनिक नोट से इनको स्टडी भी कर रहे होंगे और इनके MCQs वगैरह भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे एंड अल्टीमेटली इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे होंगे, जो हम लोगों का एक बुनियादी मकसद है इस सब के लिए। रमज़ान का महीना जारी है तो आप सब बच्चों से भी ये गुजारिश रहेगी कि रमज़ान में मैक्सिमम अल्लाह ताला से दुआ करें। ये जो पेंडेमिक सिचुएशन और ये जो सारी क्राइसिस क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में, अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें और बैक टू द नॉर्मल रूटीन हम लोग प्रॉपरली, जैसे रूटीन में क्लासेस चलती हैं वैसे हम लोग सब क्लासेस के अंदर आपको सामने बिठा के पढ़ा रहे हों। सो बेटे, हम लोगों ने चैप्टर 1 तकरीबन इख्तिताम पजीर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था। उस टॉपिक का नाम था ड्रग एंड द डिजीज़ कंट्रोल एसोसिएटेड विद द वेरियस ड्रग्स। तो उसमें मैंने बड़ा एलेबरेट करके आपको बताया था कि डिज़ीज़ कंट्रोल क्या होता है, डिज़ीज़ होती क्या। सबसे पहले तो ये पता होगा कि डिज़ीज़ क्या होती है, तो तभी तो उसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद फिर आपको मेरे बच्चों मैंने ये बताया था कि आप कैसे मुख्तलिफ़ बीमारियों के अगेंस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं। फिर ये बताया था कि कैसे आप मुख्तलिफ़ बीमारियों के अगेंस्ट आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं एहतियात के तौर पे। एंड फाइनली फिर ये भी पढ़ाया था कि ड्रग ट्रीटमेंट किस तरह होती है। ड्रग ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ आपको कैटेगरीज क्लासीफाई करके दी थी। उन कैटेगरीज में एंटीबायोटिक्स भी थी, वायरल्स भी थे, फंगल्स भी थे एंड ऑल द थिंग्स एसोसिएटेड विद दोज थिंग्स। तो ये सब आपके पास विद रिगार्ड्स टू द लास्ट लेक्चर था। उम्मीद है आपने उसको पढ़ा होगा। ये बोर्ड का फ्रीक्वेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिजीज़ कंट्रोल। नाउ द सेकंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हाट इज क्लोनिंग। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग या एक्सप्लेन द वेज टू डू द क्लोनिंग इन डिटेल। सो सबसे पहले बेटे बात यह कि क्लोनिंग होती क्या है। क्लोनिंग के साथ ना एक लाइन लिखी हुई जिसको बच्चे अक्सर मिस इंटरप्रेट करते हैं। पेज 12 के ऊपर हूँ मैं बुक के, तो उस लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि क्लोनिंग होती क्या है। तो उस लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है क्लोनिंग इज़ अ टेक्निक फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स। ये बेटे डेफिनेशन नहीं है इसकी। तो जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है आपने उसको शुरू इस तरह करना है, क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। कौन से? जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो इसमें दो बेटे बातें बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, एक सिंगल पेरेंट की और दूसरा जेनेटिकली आइडेंटिकल की। तो जहाँ पे वर्ड सिंगल पेरेंट आ गया, मेरे बच्चे सब समझदार हैं, इससे यही मतलब समझ आता है कि दिस इज बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब अगर बात यह है कि क्या ये हमेशा जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स ही प्रोड्यूस होंगी, तो इसका आंसर भी यही थर्ड लाइन में लिखा हुआ है इसी पेज पे। ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लोन, और पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को, ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट व्हेन अ म्यूटेशन अकर्स। तो ये कह रहा है कि बेसिकली तमाम मेंबर्स जो एक क्लोन के होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ही होते हैं, तब वक्त है कि कोई म्यूटेशन ना हो जाए। तो ये वर्ड आप सबको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, म्यूटेशन। म्यूटेशन को अगर आसान अल्फाज में समझा जाए और जाना जाए तो इसको बोलते हैं सडन चेंज। अब व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली, सडन चेंज? देखें, ऐसा चेंज जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप ऑल्टर हो जाए उसको म्यूटेशन बोलते हैं। कॉमनली इसको समझने के लिए, कोई किसी इलाके में एक बीमारी फैल जाए, जैसे आजकल कोविड-19 का बहुत ज़ोर है, तो वो बीमारी क्या करे कि हज़ारों की तादाद में लोगों को मार दे और उसके ऊपर मल्टीपल असरात कॉज करे जो बहुत अरसे तक मौजूद रहें और लोगों के जहनों में रहे कि हम कभी इस बीमारी का शिकार हुए थे। इट मे बी अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। इसके अलावा सब बच्चों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ी होगी। जब ईरान कह रहा हूँ, जब जापान के ऊपर अमेरिका ने जो है वो बॉम्ब अटैक किए थे एटॉमिक बॉम्ब्स के, तो उसके नतीजे में जो रेडिएशंस उनके दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर कॉज हुई थी, उसकी वजह से भी उनकी अगली जो नस्लें प्रोड्यूस हुई उनके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस थी, यानी कि सडन चेंजेस थी। उसमें रेडिएशन के असरात भी बहुत ज़्यादा थे और वैसे प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थी। सो कहने का मतलब ये है कि
जो म्यूटेशन है दैट इज़ फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मफुल फॉर एनी इंडिविजुअल एज कम्पेयर टू एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इट। तो एक तो ये डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग। डिसएडवांटेज भी ज़रा थोड़ा सा जहन में रख लीजिए, फर्स्ट ईयर में नॉलेज के काम आएगा आपके। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका बेटे डिसएडवांटेज ये है बेसिकली कि अगर एक क्लोन में डिजीज़ कोई भी फैल जाए, यानी कि अगर एक क्लोन डिजीज्ड हो जाए तो तमाम क्लोन्स जो वहाँ पे मौजूद होंगे, जो तमाम वहाँ पे मौजूद क्लोन्स हैं, उनके अंदर भी सेम डिजीज़ या हैज़र्ड फैल जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर एक क्लोन बीमार हो जाए तो बाकी तमाम क्लोन्स भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो ये एक ज़ाहिर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होगी और इस प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस की वजह से ही जो है वो फिर सारे मसाइल पैदा होते हैं। मतलब ये कि किसी ने बहुत सारे क्लोन्स बनाए हों किसी भी शीप के, किसी ऑर्गेनिज्म के, तो वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटे यहाँ पे 1997 का एक MCQ है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बंदा था, उसका नाम था इयन विल्मट, मेरा ख्याल आपको नाम आता है सबको। वो बंदा था स्कॉटलैंड में और उसने सक्सेसफुली एक शीप क्लोन की थी जिसका नाम है डॉली, राइट। ये शीप जो उसने क्लोन अप की थी, डॉली जिसका आपको नाम बता रहा हूँ, ये एक प्रॉपर एविडेंस थी कि ये क्लोनिंग पॉसिबल है। और उसके बाद बड़ी तादाद में कमर्शियल वैल्यूएबल एनिमल्स बनाए गए इसी क्लोनिंग की बेस के ऊपर। उन एनिमल्स में हॉर्सेस भी हैं। आपकी किताब में अगेन एक वर्ड लिखा हुआ है, किताब को साथ साथ फॉलो कीजिएगा। पेडिग्री हॉर्सेस। देखें, पेडिग्री हॉर्सेस से सबसे पहले क्या कीजिएगा, समझने के लिए गूगल करके तो एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स का एक इमेज निकालिएगा। उसमें देखिएगा कि म्यूल से किस तरह स्टेज वाइज गुजरते हुए एक हॉर्स की एवॉल्व हुआ, एक हॉर्स इवॉल्व हुआ या उसकी एवोल्यूशन हुई है। तो अब फिर आपने इसको देखना भी है, स्टडी भी करना है और फिर इसको क्लियर भी करना है कि मुख्तलिफ कैटल एनिमल्स को, मुख्तलिफ हॉर्सेस को, प्राइज बुल्स को बनाने के लिए जो क्लोनिंग का तरीका है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा बड़ा कॉमन सवाल बच्चे क्लासेस में पूछते हैं हमसे कि क्या सर ह्यूमन एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग पॉसिबल है? द आंसर इज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब बात यह कि क्यों पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो होनी चाहिए थी, तो अब क्यों नहीं है? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अगर अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह इंसान अल्लाह की खुदाई का दावा कर दे और वो क्रिएटर बनने की कोशिश करे तो फिर कायनात का सारा निज़ाम, रिप्रोडक्शन का सारा प्रोसेस तबाही का शिकार हो जाएगा। अमेरिका में, इसराइल में बहुत सारे लोगों ने ये कोशिशें की कि वो इंसान का बच्चा क्लोन कर सकें, लेकिन हर दफ़ा जब भी उन्होंने लैब के अंदर ये क्लोनिंग की और उस बच्चे को क्लोन करने की कोशिश की तो उन्हें नाकामी का सामना हुआ। वो कतन भी जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं गए। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक ये प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेटे क्लोनिंग और उसकी सारी इनिशियल डिटेल्स हैं, कैसे हुई, क्या हुई, कब की जाती है, वगैरह वगैरह। माइस, शीप, हॉर्सेस, प्राइज बुल्स, ये एनिमल्स हैं जिनके आप नाम यूज़ करोगे फॉर द क्लोनिंग टेक्निक्स। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए इसको देखते हैं विद रिगार्ड्स टू द वेज टू क्लोन। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक दो तरीके हैं, विदाउट हेडिंग्स लिखे हुए हैं, किस तरह क्लोनिंग की जाती है। मैं आपको इसको हेडिंग्स वाइज बता रहा हूँ कि आप इसको किस तरह क्लोनिंग कर सकते हो। बेहतर तरीका है ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग के हवाले से। ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लोन कर सकते हो, ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग कैसे, आपको फ़्लो चार्ट की फॉर्म में बेटे बना के दे रहा हूँ। आप लोगों ने ये करना है कि ये जो फ़्लो चार्ट है इसको पढ़ना तो फ़्लो चार्ट की फॉर्म में ही है, ठीक हो गया। बट जब आप इसको लिखोगे, कहीं पे प्रेजेंट करोगे तो बुलेट्स लगा के पॉइंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करोगे। उससे ये होगा, बिल्कुल भी इसको फ़्लो चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करना। फ़्लो चार्ट इसका कंसेप्चुअल चार्ट है, ठीक है, गौर से सुन लीजिए। और जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो आप इसको बुलेट्स की फॉर्म में करेंगे सो दैट एक सीक्वेंस में इवेंट्स आपको नज़र आती हूँ यहाँ पे। एनीवेज, ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग में क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग लेते हैं, ठीक, फर्टिलाइज्ड एग, और उस एग का न्यूक्लियस रिमूव कर देते हैं, ठीक हो गया। न्यूक्लियस उस फर्टिलाइज्ड एग का रिमूव कर दिया। अब बाकी जो
What next then? A new nucleus is inserted in the place. एक न्यू न्यूक्लियस आप इंसर्ट करते हो। अब सोचने की बात है कि एक न्यूक्लियस रिमूव करके दूसरा न्यूक्लियस इंसर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसकी वजह यह है कि हम जो फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट को डेवलप करने जा रहे हैं उसमें हमें वो करैक्टर्स चाहिए जो बेस्ट हों। तो यहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, बेस्ट करैक्टर्स वाला न्यूक्लियस लिया आपने और इंसर्ट कर दिया। ठीक हो गया। इंसर्ट करने के बाद आपने इस इंडिविजुअल को वूम्ब में रखा। वूम्ब क्या होता है बेटे? यूट्रस को बोलते हैं। ठीक हो गया। एंड देन यू अलाउड इट टू डेवलप। अब ये डेवलप करेगा, डेवलपमेंट की फेज में से गुजरेगा और फाइनली डेवलपमेंट करने के बाद ये बेटे कहाँ पे पहुँचेगा? न्यू इंडिविजुअल कौन से वाला होगा? अब ये सोचने की बात है कि ये कौन सा इंडिविजुअल डेवलप होगा विद द बेस्ट करेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिकली आपने नया न्यूक्लियस इंसर्ट किया था उसने ही अपना रोल प्ले किया और उसने ही डेवलपमेंट करवाई है। जो न्यूक्लियस यूज़ हुआ था वही नया जीनोटाइप और वो सब कुछ मैटर करेगा, इसमें बनाएगा और फाइनलाइज करेगा इस चीज़ को। रिकैप कर दूं थोड़ा सा। ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग में क्या किया आपने? फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट लिया, उसका न्यूक्लियस रिमूव किया और न्यूक्लियस रिमूव करने के बाद न्यू न्यूक्लियस इसमें इंसर्ट कर दिया हैविंग बेस्ट करेक्टर्स। उसके बाद आपने क्या किया कि इस न्यू न्यूक्लियस जो आपने इंसर्ट किया था इसको ट्रांसफ़र किया इनटू द वूम्ब ऑफ द मदर। वूम्ब को बेटे यूट्रस भी बोलते हैं। ये वही स्ट्रक्चर है जहाँ पे डेवलपमेंट का सारा प्रोसेस चलता चला जाता है। देन आपने इसको डेवलपमेंटल टाइम पूरा होने दिया, जितना भी उसका गेस्टेशन पीरियड था इतने में वो डेवलप कर गया। डेवलप करने के बाद उसने एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस किया जिसके अंदर बेस्ट करेक्टर्स मौजूद थे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 6 पॉइंट्स हैं। आप ऐसे करेंगे कि इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में नहीं लेंगे, आप इसको बुलेट्स लगा के लिखेंगे। ठीक हो गया। दैट इज़ ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग फॉर यू। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now, the second way of cloning is embryonic cloning. What is embryo? सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि एम्ब्रियो क्या होता है और इसी के साथ एक बायो की बड़ी अच्छी डेफिनेशन आ जाती है। The developmental stage in which a zygote develops and forms embryo इज़ नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। इस सारी ब्रांच की बात कर रहा हूँ कि ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। और एम्ब्रियो क्या होता है? डेवलपिंग जाइगोट को एम्ब्रियो बोला जाता है। तो ये दो बातें हो गई इसमें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और इसको हम अब टेकअप करते हैं विद रिगार्ड्स टू एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। अच्छा, अब इसमें क्या है? ये बड़ा ही सेम और बड़ा सिमिलर प्रोसेस है आइडेंटिकल ट्विंस से। देखें वर्ड आ रहा है किताब में भी, आइडेंटिकल ट्विंस। उर्दू में क्या बोलते हैं? जुड़वां बच्चे। अब ये जुड़वां बच्चे किस वे में और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये सारा इसको आप देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर इसको शुरू करें तो डेफिनेटली जाइगोट से ही शुरू होगा। जाइगोट डेवलप करेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो में। ठीक। एम्ब्रियो पहुंचेगा 2 सेल स्टेज पे, यानी कि एम्ब्रियो के 2 सेल्स होंगे। तो जो साइंटिस्ट काम कर रहे होंगे इनको सेपरेट कर देंगे 2 हाफ्स में। फिर क्या होगा? ये दोनों जो सेपरेट होंगे ये दोनों एज इंडिविजुअल्स ग्रो करेंगे और एज इंडिविजुअल आपकी किताब वर्ड यूज़ कर रही है, इंडिविजुअल ट्विन्स ग्रो करेंगे या आइडेंटिकल ट्विन्स ग्रो करेंगे। देन वो ग्रो होते जाएंगे और फाइनली वो फुली डेवलप कर जाएंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे इनको क्लोन्स भी बोला जाएगा। देखें मैं आपको इसको थोड़ा सा रिकैप कर दूं। इंसानों में भी ट्विन्स जुड़वां बच्चे प्रोड्यूस होते हैं और प्रोबेबिलिटी में मौजूद हैं दुनिया में। अब वो जुड़वां बच्चे होते किस तरह? जब भी जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप करता है, इंसानों की बात कर रहा हूँ इस वक्त, क्लोनिंग एंड में इसको करते हैं फाइनल। तो क्या होता है कि जब एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज पे होता है तो खुद ब खुद नेचुरली अल्लाह की तरफ से वो दोनों सेल्स अलहदा हो जाते हैं। उन दोनों सेल्स को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। जब वो दोनों सेल्स अलहदा हो जाते हैं तो वो दोनों सेल्स ही आगे डेवलप कर जाते हैं
और आगे डेवलप करने के बाद वो दोनों इंडिविजुअल ट्विंस के तौर पे मौजूद होते हैं और डेफिनेटली चूँकि एक ही एम्ब्रियो से डेवलप करे हैं तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिकली डिफरेंस नहीं होगा उनके अंदर। तो ये मेरे बच्चों, सब बच्चों ने याद रखना है। और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे और डेफिनेटली ये डेयरी फार्म, कैटल्स, मैमल्स, शीप, ठीक है, चंद एग्जांपल्स लिख लें, शीप, काओ, हॉर्सेस, ये बेटे मेन एग्जांपल्स होंगी जो क्लोन्स की हैं। अब ज़रा गौर करें कि जो शीप है, काओ है, वगैरह वगैरह, ये सब की बेस्ट हमें क्या मिलेगा? मीट, मिल्क। ये दो इनकी यील्ड्स हैं जो सबसे बेस्ट हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हैं कि हम इस तरह के क्लोन्स क्यों दुनिया में बना रहे हैं। हम इस तरह के क्लोन्स बेसिकली इसलिए बना रहे हैं सो दैट हम मैक्सिमम जो है वो मीट, मिल्क यील्ड आउट कर सकें और गेन आउट कर सकें। अब मेरे बच्चों इस सारे को गो थ्रू करो, ये बोर्ड का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। व्हाट इज़ क्लोनिंग? एक्सप्लेन द वेज टू डू क्लोनिंग एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। देखें इम्पोर्टेंस क्या होगी इसकी। सबसे पहले क्लोनिंग होती क्या है? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। अच्छा, क्लोनिंग इज़ अ टेक्निक फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स। ये वर्ड टॉप पे लिखा मैंने, यूजेनिक। वर्ड का मतलब होता है डिज़ायर्ड एम्स। जो भी आपके डिज़ायर्ड एम्स हैं उनको अचीव करने का तरीक़ाकार है क्लोनिंग करना। अच्छा, इसमें आप जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बड़ी तादाद में प्रोड्यूस करते हो। ऑफ कोर्स आपको बता दिया, डिसएडवांटेज भी बता दिया कि ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर किसी एक क्लोन में कोई बीमारी स्प्रेड कर जाए तो फिर वो फैलती ही चली जाती। फिर आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा वेज टू डू क्लोनिंग, और वेज के अंदर फिर आप ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग और उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद फिर आप एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग को भी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे लेके चलेंगे। देखें, ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग जाइगोट के लेवल से शुरू हो रही है और एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग जो है वो एम्ब्रियो के लेवल से शुरू हो रही है। दोनों का फंक्शन एज सच सेम है। क्या सेम है? कि दोनों ही नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रही हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल भी हैं और डेफिनेटली मौजूद भी हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपका अच्छा तैयार हो गया होगा। अब हम बोर्ड का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे जो 2019 में भी बोर्ड में आया, 2018 में भी आया। आप एक दफ़ा इस सारे को गो थ्रू करें, देन मैं रब करता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं इसको लेकर। सो बेटे अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे लास्ट टॉपिक से। एक्सप्लेन द वेज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एनवायरनमेंट। इंतहाई इम्पॉर्टेंट सवाल और बेसिकली जनरल नॉलेज का सवाल है। इसमें आप जनरल नॉलेज बेस से सारे को देखेंगे एंड फिर इसकी हेडिंग्स वगैरह में इसको क्लियर करेंगे। एक्चुअली इसको करवाने का मतलब मकसद ये है कि आप इसकी हेडिंग्स बना सकें। साथ साथ इन टॉपिक्स को बेटे पढ़ते हुए ना यूनिक नोट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। जो लेटेस्ट एडिशन है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको एक मेजर ब्रेक थ्रू इसमें देंगी और आप इसको पॉजिटिवली गेन भी कर सकेंगे और इम्प्रूव भी कर सकेंगे। ठीक हो गया। अब सवाल क्या है? एक्सप्लेन द वेज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट ज़रा डिफरेंट सा लिख दिया सो दैट आप सब लोग स्पेलिंग को प्रॉपरली गो थ्रू कर सकें और क्लियर कर सकें। अच्छा, अब वेज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इन्वायरमेंट में सबसे पहले जो वे आएगा वो कौन सा होगा? अंडरस्टूड बात है। सबसे जो मेन वे होगा उसका नाम पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन, हवा में आलूदगी, दैट इज यू कैन से wasteful metabolites in any form are referred to as pollutions। ठीक, पॉल्यूशन में सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 1, इसको स्टेप्स में पढ़िएगा, एयर पॉल्यूशन। अब देखें एयर पॉल्यूशन में क्या क्या आ जाता है जो एयर को पॉल्यूट कर रहा है हमारी? स्मोक, डस्ट, इसके अलावा टॉक्सिक स्मोक केमिकल्स जो रिलीज़ हो रहे हैं इंडस्ट्रीज से, इसके अलावा व्हीकल्स का स्मोक,
और उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड और उससे रिलेटेड गैसेस। तो ये देखें कि एयर पोल्यूशन में ये सब कुछ मैटर करता है। किसी भी शहर में अगर ये सब जनरल नॉलेज है तो इसको आप अपनी वर्डिंग्स में यूज़ करेंगे। मैं एक आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दे रहा हूँ, आप उसके मुताबिक इसको ढाल ज़रूर लेंगे, लेकिन बनाएंगे आप इसको खुद बड़े आराम से और बड़े तरीके से। देखें, एयर पोल्यूशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, रेड में लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं AQI। नॉलेज वाइज इन्हेंस करें अपने आप को। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इट हैज़ टू बी बिलो 50 फॉर एनी सिटी टू बी healthy, you can say. We are living in Lahore. The Lahore AQI was in December 450 and then in January 500 and so on. मतलब इतना कम से कम रहता था। अब जो इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और ट्रैफिक 50% कम है रोड्स के ऊपर और बहुत सारे ऑफिसेज वगैरह क्लोज्ड हैं, तो हमारा जो AQI है वो लास्ट जो रिपोर्ट हुआ है वो 49 था। तो इससे साबित हुआ कि जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ बंद कर देते हैं और व्हीकल्स का ट्रांसपोर्ट भी रोक देते हैं तो AQI गिर जाता है। दुनिया में तो ऐसे नहीं है, दुनिया में तो इंडस्ट्रीज़ भी चल रही होती हैं, व्हीकल्स भी चल रहे होते हैं, AQI भी 50 से कम होता है। तो इससे क्या साबित होता है, ज़रा गौर कीजिए सारे बच्चे। इससे साबित होता है कि हमारी जो निज़ाम है उसके अंदर बेसिकली इंडस्ट्रीज़ ने प्रिकॉशनरी मेजर्स प्रॉपरली अडेप्ट नहीं किए, पहला पॉइंट। और सेकंड इसमें क्या है कि चूंकि इंडस्ट्रीज़ ने प्रिकॉशनरी मेजर्स ही अडेप्ट नहीं किए हुए, तो वो जो स्मोक वगैरह खारिज करती हैं वो इंतहाई टॉक्सिक होता है और वही फिर पॉइजनस होता है। और इसके अलावा जो व्हीकल्स हमारे शहरों में सड़कों पे लाहौर में फिर रहे हैं वो सब जो धुआं खारिज कर रहे हैं उसमें सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं, उसमें लेड के कंपाउंड्स हैं, उसमें और बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं जो यहाँ पे एडअप कर लेते हैं। ये जितनी मैंने बातें की हैं मेरे बच्चों गौर से सुन के उसके बाद इस हेडिंग के अंदर इसको फिलअप कीजिएगा और इसमें एडअप कीजिएगा। सेकंड इज़ अवॉइडिंग वाटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की ही सब हेडिंग के अंदर आप सब हेडिंग दे रहे हैं। देखिए आप वाटर पॉल्यूशन पे आ जाएं। दरियाए रावी को कभी कंसिडर करें, जहन में लाएं और कभी उसको विज़िट करें अच्छे हालात में, तो देखिएगा कि वहाँ पे जगह जगह सीवरेज का पानी बह रहा है दरिया के अंदर। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारी सीवरेज की जो बेसिकली प्लेसेस हैं उन्होंने वो पानी जो है अपना वो डायरेक्टली दरिया के अंदर डाला हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि जो वाटर पोल्यूशन की वजह से जो यहाँ पे मेरीन लाइफ या आप समझ लें एक्वेटिक लाइफ होगी उसका क्या हाल होगा। वो तो भाई सारी मर रही होगी ना। कहीं पे कचरा है, कहीं पे गंदगी है, कहीं पे गटर का पानी बह रहा है, तो उसको तो बेचारी मछली को सांस लेने में भी तकलीफ़ होगी। अब वही मछली अगर हम पकड़ के खाते हैं उसको, तो सोचें कि हमने कितनी टॉक्सिक चीज़ें उस मछली के साथ इंजेस्ट की हैं और डाइजेस्ट की हैं। तो गर्ज़ है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है और महसूस हो रहा है कि ये मसाइल की तरफ बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक वर्ड यहाँ पे ऐड कर दूँ, टेनरीज। मैट्रिक में केमिस्ट्री में आप लोग ये पढ़ चुके हैं सारा, जो यहाँ पे जनरल नॉलेज का हम ऐड कर रहे हैं। टेनरीज बेटे क्या होती हैं? चमड़े को साफ करने वाले कारखानों को टेनरीज बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना टेनरीज अगर सिर्फ कसूर में देखें तो 200 से ज़्यादा टेनरीज हैं और ये टेनरीज क्या कर रही हैं, ये अपना सारा जो पानी साफ़ करने के नतीजे में खालों से रिलीज़ होता है उसको डायरेक्टली जो है वो पानी को आम वाटर पाइपलाइंस की फॉर्म में या सीवरेज पाइप में रिलीज़ कर रही हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। और जाहिर है वो घूमता फिरता अल्टीमेटली दरिया तक जाता है और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स कॉज करता है। तो हमें सीरियसली चाहिए कि हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करें अगर हमने अलार्मिंग लेवल से वापस आना है, अदरवाइज़ हम बहुत ज़्यादा मसाइल का मज़ीद शिकार होते चले जाएंगे। इससे बहुत सारी बीमारियाँ भी फैल रही हैं, लाइक डायरिया, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस, देन यू कैन से वेरियस अदर सच प्रॉब्लम्स जो इंसानी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। नाउ लैंड पॉल्यूशन। अनफॉर्चुनेटली लैंड पॉल्यूशन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि या तो लोग अवेयर नहीं हैं या अगर लोग एजुकेटेड हैं तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि उनको ज़मीन पे आलूदगी और गंदगी फैलानी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैश आ जाता है, ट्रैश एंड लिटर।
कचरे के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, जैसे कचरे के मुख्तलिफ बिन्स हैं। आप किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में बेटे जाके देखिए तो उन्होंने मुख्तलिफ कलर के बिन्स लगाए हुए हैं, जैसे कैंस को डिस्पोज करने वाला और बिन है, गत्ते को डिस्पोज करने वाला और बिन है, इसी तरह वाटर बॉटल्स को डिस्पोज करने वाला और बिन है। तो इसका मतलब ये कि हमें ये चाहिए कि हम अपने लैंड इन्वायरमेंट को कचरे से पॉल्यूट आउट ना करें, बल्कि एक सीक्वेंस में उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। इम्प्रूवमेंट किस तरह कि हम कचरे को सड़कों के ऊपर मत फेंकें, हम उस सारे कचरे को बेसिकली प्रॉपर तरीके से वेस्ट बस्टर्स की गाड़ियों में डिस्पोज ऑफ करें, या जो भी हमारे इलाके में निज़ाम उसका चल रहा है। तभी हम पोल्यूशन और पोल्यूशन की इन 3 मेजर शक्लों को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट इसमें बेटे पॉइंट क्या होगा, बायो रेमिडेशन, हेडिंग नेक्स्ट। अब ये क्या होता है बायो रेमिडेशन? किताब में ये वर्ड लिखा हुआ है, द रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायो रेमिडिएशन। देखें इसको समझने के लिए एग्जांपल समझिए। एलजे is a very important class of organisms, basically most important with regards to photosynthesis, even 60% photosynthesis ये करते हैं। तो जो एलजे है ना बेटे, ये करते हैं बायो एब्जॉर्प्शन। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बायो एब्जॉर्प्शन करते हैं किसकी, हैवी मेटल्स की, लेड की, कैडमियम की वगैरह वगैरह। अब देखें अगर ये हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करेगा एलजे तो क्या करेगा, जो इन्वायरमेंट के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उस स्ट्रेस को कम से कम करता चला जाएगा और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएगा। नेक्स्ट बेटे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होती है पहले तो ये तय कर लें, या ये लिख भी दीजिएगा, बोर्ड में आ जाता है, और उसके बाद फिर इसको आगे एक्सप्लेन कीजिएगा। वाइल्ड लाइफ नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स को बोलते हैं। प्लांट्स का तो जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ट्रीज़ के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि हम दरख्तों के कटाव से महफूज रहें। बाकी जो एनिमल्स हैं उनको बहुत तेज़ी से मारा गया, और इस तेज़ी से मारा गया कि दुनिया में बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं वो इंडेंजर्ड हो गई हैं। अब बताएं जी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं? द स्पीशीज़, ये शॉर्ट भी है बोर्ड का, द स्पीशीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड स्पीशीज। जिसमें अगर आप पाकिस्तान ले लें तो चीता, लाइन, ये सब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। अगर दुनिया ले लें तो मुख्तलिफ एग्जांपल्स मिलेंगे, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। जैसे चाइना में 50 पांडाज रह गए हैं जो बेसिकली उनको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है और इन्वायरमेंट को कंजर्व भी किया जा रहा है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास होगा 3R प्रिंसिपल। ये एक एडिशनल पॉइंट है, यहाँ पे एडअप किया, ये बेसिक जनरल नॉलेज है। व्हाट इज 3R प्रिंसिपल? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ये 3R प्रिंसिपल के ऊपर दुनिया काम कर रही है। इसका क्या मतलब है, ज़रा इसको समझ लें और प्रॉपर्ली लिखिएगा भी। रिड्यूस द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अननेसेसरी, पानी को ज़ाया मत करें। सड़कों के ऊपर पानी लगा के, ये सड़कों को धो के, पाकिस्तान में पानी बहुत नायाब भी है और बहुत कीमती भी है। इसकी वजह ये, अगर पंजाब के पानी की बात करें तो दुनिया का बेहतरीन पानी है, मीठा पानी जो ज़मीन से आ रहा है। तो इसको अननेसेसरी ज़ाया नहीं करना चाहिए। रिड्यूस द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कहीं पे पानी लगाते हुए, नहाते हुए, कुछ भी काम करते हुए जिसमें पानी इन्वॉल्व है, इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करें। फिर इसी तरह रिसाइकलिंग ऑफ द रिसोर्सेज हैज़ टू बी देयर। जैसे दुनिया के बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड कंट्रीज़ में जो सीवरेज वाटर है उसको ट्रीट करने के बाद पानी को पीने के काबिल बना दिया जाता है, यानी कि उसकी pH, उसके अंदर प्योरिटी, हर चीज़ नॉर्मल पानी से बेहतर होती है। तो ये हो गया आपके पास रिसाइकलिंग ऑफ इट।
and finally you can reuse the material that is available over here. तो इसमें 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ठीक हो गया। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। अब ये क्या होता है बेटे, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन? हमें पब्लिक को अवेयर करना चाहिए मल्टीपल चीज़ों के लिए। जैसे हमें पब्लिक को अवेयर करना है विद रिगार्ड्स टू व्हाट। देखें, सबसे पहले हमें तो एजुकेट करना है लोगों को, एजुकेट देम प्रॉपरली, प्रॉपर एजुकेशन दें, अवेयरनेस दें। और ये एजुकेशन आप किस तरह दे सकते हैं? बुक्स की मदद से, न्यूज़पेपर्स की मदद से, ठीक। इसके अलावा आप उनके साथ इंटरेक्ट करें। इंटरेक्ट किस तरह करेंगे? लेक्चर्स की फॉर्म में एंड सेमिनार्स की फॉर्म में, जिसमें आप लोगों को ये बताइए कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं और उन रिसोर्सेज के ऊपर आप अपने आप को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हो। अगर वो इम्प्रूव ना कर सकें तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर हमें ये नज़र आता है कि हमारा इन्वायरमेंट पाकिस्तान का स्पेशली बड़ी तेज़ी से डिग्रेड होता जा रहा है। तो सबसे पहले आप इसको ज़रा एक दफ़ा रिकैप करते हैं। 6-7 हेडिंग्स में हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? बी फाउलिंग ऑफ द इन्वायरमेंट बाय वेरियस पोल्यूटेंट्स, ठीक हो गया। तो पॉल्यूशन में फिर आप 3 मुख्तलिफ हेडिंग्स बनाएंगे। पहली हेडिंग बनाएंगे अवॉइडिंग द एयर पॉल्यूशन। इसमें स्मोक, डस्ट, टॉक्सिक केमिकल्स, मुख्तलिफ व्हीकल्स वगैरह में जो स्मोक और ये जो सारा पॉल्यूशन इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ हुआ है, ये एक शदीद किस्म की प्रॉब्लम कॉज कर देता है, जिसके अंदर इन्वायरमेंट ख़राब से ख़राब होता जाता है। और AQ आएगा, यहाँ पे मैंने जिक्र किया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर क्यूरोसिटी हो तो मेरे बच्चों इसको गूगल करके ज़रूर देखिएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, कितना होता है और लाहौर का कितना होना चाहिए और आजकल कितना है। देन आप वाटर पॉल्यूशन को बताओगे, आपने एक्वेटिक लाइफ को बचाना है, फिशेस को बचाना है, सो दैट आपको मीट मिल सके, सो दैट आपको प्रोटीन्स मिल सकें और इम्प्रूव कर सकें अपने हैबिटेट को। इसके अलावा लैंड पॉल्यूशन में लिटर, ट्रैश, गार्बेज, इन सब की बातें बहुत ज़रूरी होंगी। देन आप पहुँचेंगे बायो रेमिडेशन के ऊपर। 4 हेडिंग्स ये पॉल्यूशन की हो गई। फिर बायो रेमिडेशन के ऊपर आएंगे। फिर वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के अंदर आप इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और उसकी एग्जांपल्स देंगे, जिस तरह मैंने अभी बताई हैं। फिर आप आएंगे 3R प्रिंसिपल के ऊपर। और फाइनली आप सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैंने ऐड किया यहाँ पे, वो है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें आप लोगों को एजुकेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। रिमेंबर ऑलवेज, आहिस्ता आहिस्ता इंसान चेंज होता है। तो एक कांस्टेंट और कंसिस्टेंट एफर्ट आप समझते हैं कि चाहिए होती है, जिसमें इंसान आहिस्ता 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 अपने आप को मोल्ड करता है और फिर वो उस चेंज को एक्सेप्ट करता है और फिर वो एक बड़ा पॉजिटिव तब्दीली उसकी ज़िंदगी के अंदर ले आता है। होपफुली चैप्टर 1 के तमाम लेक्चर्स आप सब के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे होंगे। आपने उन तमाम लेक्चर्स को बहुत गौर से सुना भी होगा, इम्प्रूव भी किया होगा, उनमें से चीज़ें नोट भी की होंगी। लेक्चर नोट करने का तरीका जान लीजिए। जब आप इस वीडियो लेक्चर के सामने बैठे हुए इसको पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उसमें से आप की पॉइंट्स जो आपकी किताब में या तो नहीं हैं या आपको अच्छे लग रहे हैं, वो आप इसको नोट करेंगे अपने रजिस्टर्स के अंदर। और फिर बाद में उन्हीं पॉइंट्स की बेस के ऊपर आप जो है वो इसको टेकअप करेंगे कि आपने इसको क्या रिवाइज़ किया, क्या प्रिपेयर किया और किस अंदाज में लेके चले। होप सो दैट इट वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने बहुत सारा सीखा होगा, इसमें से बहुत कुछ इम्प्रूव किया होगा। एक दफ़ा इन सारे पॉइंट्स को रिकैप करके गो थ्रू कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।